हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा नया टॉपिक है रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर को हम स्टडी करना चाहते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको सिखाया था कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है और वेक्टर्स का एडिशन कैसे किया जाता है। हम दो वेक्टर्स को कंसीडर करते हैं, एक ए वेक्टर है, दूसरा आपके पास बी वेक्टर है। मुझे इन दोनों का एडिशन करना है। इनके एडिशन के लिए मैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को यूज़ करूँगी। इन दोनों वेक्टर्स को मैंने ट्रायंगल की टू साइड्स की फॉर्म में अरेंज कर लिया। दोनों ही सेम ऑर्डर में हैं। अब जो थर्ड साइड होगी वो क्या बताएगी? वो रिजल्टेंट वेक्टर बताएगी। इसे मैं क्या कहूँगी? आर वेक्टर कहूँगी। ये वेक्टर क्या होगा? आर वेक्टर होगा। मैं क्या लिख सकती हूँ? आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। आर वेक्टर जो है वो किसके इक्वल होगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के। मैंने यहाँ पर क्या किया? वेक्टर्स का एडिशन किया। जो वेक्टर्स का एडिशन होता है उसे ही कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स भी कहा जाता है। मीन्स मेरे पास दो वेक्टर्स थे, ए वेक्टर और बी वेक्टर। इन दोनों का जब मैंने एडिशन किया तो मुझे एक आर वेक्टर मिला। यहाँ पर मैंने क्या किया है? वेक्टर्स का कंपोजिशन किया है। जो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आज आपको सीखना है, ये कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स का एकदम अपोजिट होता है। अब अपोजिट कैसे होता है? मीन्स अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपके पास ना एक आर वेक्टर है, आपके पास गिवन वेक्टर क्या है? आर वेक्टर है, और इस आर वेक्टर को मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। बी आर वेक्टर को मैंने लिख दिया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसका मतलब अब मैंने क्या किया है? इस गिवन वेक्टर आर को मैंने रिजोल्व कर दिया है दो वेक्टर्स में, ए वेक्टर्स में और बी वेक्टर में। इसे हम क्या बोलेंगे? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहेंगे। दोबारा समझिए इस चीज़ को। अगर आपसे ये कहा जाए कि ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये दोनों वेक्टर्स आपके पास गिवन हैं, तब ये आर वेक्टर क्या होगा? ये आर वेक्टर इनका रिजल्टेंट होगा। और अब ये क्या है? एडिशन ऑफ वेक्टर है और कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपके पास सिर्फ एक ही वेक्टर गिवन है, आर वेक्टर, ये आर वेक्टर जो है अगर मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, ऐसे इसको ट्रायंगल फॉर्म में दिखा सकती हूँ, इन वेक्टर्स के फॉर्म में इसको दिखा सकती हूँ, तब मैं ये कहूँगी कि मैंने आर वेक्टर को रिजोल्व कर दिया है। और जब मैंने इसको रिजोल्व किया है तो मुझे दो वेक्टर्स मिले हैं, एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है। ये जो दो नए वेक्टर्स मिले हैं ये मुझे डिफरेंट डायरेक्शंस में मिले हैं। आर वेक्टर को दो डिफरेंट डायरेक्शंस में मैंने रिजोल्व कर दिया। अब एक और एग्जाम्पल समझते हैं। हमारे पास एक पार्टिकल है, वो पार्टिकल इस ओ पॉइंट पर है। इस पार्टिकल को डिस्प्लेस कर दिया गया ओ ए डायरेक्शन के अलोंग। पार्टिकल को डिस्प्लेस कर दिया गया ओ ए डायरेक्शन के अलोंग। अब आप मुझे ये बताइए कि ये जो पार्टिकल है ये किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ है? ये सिर्फ ईस्ट डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ है, या नॉर्थ डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ है, या फिर ये दोनों डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ है? हम कहेंगे कि ये दोनों डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ है। ये ईस्ट डायरेक्शन में भी डिस्प्लेस हुआ है और नॉर्थ डायरेक्शन में भी डिस्प्लेस हुआ है। अगर मैं मान लूँ कि ईस्ट डायरेक्शन में ये 3 मीटर डिस्प्लेस हुआ है और नॉर्थ डायरेक्शन में ये 4 मीटर डिस्प्लेस हुआ है, तब ये ओ बी वेक्टर और बी ए वेक्टर ये दोनों कंपोनेंट्स होंगे किसके? ओ ए वेक्टर के। मैं ये कहूँगी कि यहाँ पर मैंने ओ ए वेक्टर को रिजोल्व कर दिया है दो वेक्टर्स में, एक ओ बी वेक्टर है और एक बी ए वेक्टर है। एक वेक्टर को जिन भी वेक्टर्स में रिजोल्व किया जाता है उन वेक्टर्स को उसके कंपोनेंट कहा जाता है। ओ ए वेक्टर जो है यहाँ पर इसके दो कंपोनेंट्स हैं, ओ बी वेक्टर एंड बी ए वेक्टर। ये दोनों इसके क्या हैं? कंपोनेंट्स हैं। अब हम इसके डेफिनेशन देख लेते हैं। रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर जो है, अब आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ ए सिंगल वेक्टर। आपके को क्या दिया होगा? एक सिंगल वेक्टर दिया होगा। स्प्लिटिंग ऑफ ए सिंगल वेक्टर इनटू टू और मोर वेक्टर्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस
which produces the same effect as is produced by single vector alone। यहाँ पर ये OA वेक्टर जो है ये जितना इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है OB वेक्टर और BA वेक्टर ये दोनों मिलकर भी उतना ही इफेक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं। एक और तरीके से भी हम इसको समझ सकते हैं, किसी भी वेक्टर का, मान लीजिए ये वेक्टर है OA वेक्टर, इस OA वेक्टर का ईस्ट डायरेक्शन में कितना इफेक्ट है वो इसका क्या कहलाएगा, कंपोनेंट कहलाएगा। OA वेक्टर का नॉर्थ डायरेक्शन में कितना इफेक्ट है वो इसका क्या कहलाएगा, कंपोनेंट कहलाएगा। ये आपकी कंपोनेंट की डेफिनेशन होगी। नेक्स्ट हेडिंग है यूनिकनेस ऑफ कंपोनेंट वेक्टर्स। एक गिवन वेक्टर R है, अगर आपको इसको रिजोल्व करना है दो गिवन डायरेक्शंस में तो जो कंपोनेंट वेक्टर आपको मिलेंगे वो यूनिक होंगे। इसी चीज़ को हमने प्रूव करना है। गिवन वेक्टर R है, इस R वेक्टर को हमें दो डायरेक्शन में रिजोल्व करना है। फर्स्ट जो कंपोनेंट होगा वो कंपोनेंट A वेक्टर के अलोंग होना चाहिए, सेकंड जो कंपोनेंट होगा वो इस B वेक्टर के अलोंग होना चाहिए। अब हमने क्या किया, सबसे पहले हम एक OQ वेक्टर ड्रॉ करते हैं। ये जो OQ वेक्टर है ये इस R वेक्टर के इक्वल भी है और पैरेलल भी है, तो OQ वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा, R वेक्टर के इक्वल आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इस O पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, OP लाइन। ये OP लाइन जो है इस A वेक्टर के पैरेलल है। OP लाइन A वेक्टर के पैरेलल है। ये OP वेक्टर जो होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, MA वेक्टर के इक्वल होगा। अब इस O पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करते हैं OS। ये OS जो लाइन है ये B वेक्टर के पैरेलल है, B वेक्टर के अलोंग है, तब OS वेक्टर जो होगा ये किसके इक्वल हो जाएगा, NB वेक्टर के इक्वल हो जाएगा। अब हम इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर लेते हैं। पैरेललोग्राम कौन सा मिलेगा हमें, OPQS, ये हमें पैरेललोग्राम मिलेगा। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि ये जो R वेक्टर होगा ये इक्वल होगा MA वेक्टर प्लस NB वेक्टर के इक्वल होगा। M और N जो हैं ये रियल नंबर्स हैं। R वेक्टर जो है वो इक्वल है MA वेक्टर प्लस NB वेक्टर के, मींस MA वेक्टर और NB वेक्टर जो हैं ये दोनों R वेक्टर के कंपोनेंट वेक्टर्स हैं। अब हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि ये जो कंपोनेंट वेक्टर्स हैं ये कैसे हैं, यूनिक हैं। मतलब कि M और N जो है इनकी एक सिंगल वैल्यू ही हो सकती है। M की यहाँ पर कोई सिंगल वैल्यू होगी और N की यहाँ पर कोई सिंगल वैल्यू होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि M और N जो हैं उसकी दो वैल्यू हो सकती हैं या तीन वैल्यू हो सकती हैं। M और N जो है इनकी वैल्यूज़ का एक सिंगल पेयर ही आपके पास होगा। मींस हमारे जो कंपोनेंट वेक्टर्स होंगे वो कैसे होंगे, यूनिक होंगे। मतलब कि इस R वेक्टर को अगर कहा जाए कि दो गिवन डायरेक्शंस में रिजोल्व करना है तो उसका सिर्फ एक ही तरीका हो सकता है, एक से ज़्यादा तरीके नहीं हो सकते। अब इसको प्रूफ करते हैं। इसको प्रूफ करने के लिए सपोज करो मैंने ये मान लिया कि इस M और N ये जो रियल नंबर हैं इनकी कोई और वैल्यू भी एग्जिस्ट करती है। मैं मान लेती हूँ कि M डैश और N डैश कोई दूसरी वैल्यू भी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। हमने ये मान लिया कि R वेक्टर जो है वो इक्वल है M डैश A वेक्टर प्लस N डैश B वेक्टर के इक्वल है। अब R वेक्टर इसके भी इक्वल है, R वेक्टर उसके भी इक्वल है। मींस ये दोनों इक्वेशन जो होंगी ये आपस में इक्वल होंगी। हमने इन दोनों को इक्वल रखा। अब हमने क्या किया, हमने A वेक्टर जो है कॉमन लिया। अगर मैं A वेक्टर कॉमन लूँगी तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, M माइनस M डैश आ जाएगा। B वेक्टर कॉमन लूँगी तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, N माइनस N डैश आ जाएगा। अब मेरे पास आ चुका है M माइनस M डैश A वेक्टर प्लस N माइनस N डैश B वेक्टर इज इक्वल टू 0। अब A वेक्टर जो है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता और ना ही B वेक्टर 0 के इक्वल हो सकता है। तो फिर क्या होगा, M माइनस M डैश जो है ये 0 के इक्वल होगा और N माइनस N डैश जो है ये 0 के इक्वल होगा। अगर M माइनस M डैश जो है वो 0 के इक्वल है तो M किसके इक्वल आ जाएगा, M डैश के इक्वल आ जाएगा। N किसके इक्वल आ जाएगा, N डैश के इक्वल आ जाएगा।
m m डैश के इक्वल आ चुका है, n n डैश के इक्वल आ चुका है। मीन्स यहाँ पर m की एक ही सिंगल वैल्यू होगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी और n की भी एक सिंगल वैल्यू होगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। m और n की वैल्यूज़ का एक ही पेयर होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। r वेक्टर को मुझे a वेक्टर और b वेक्टर के अलोंग अगर तोड़ना है तो उसके लिए जो इसके कंपोनेंट वेक्टर्स होंगे वो कैसे होंगे, यूनिक होंगे। एक ही तरीके से हम इसको तोड़ सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर इन ए प्लेन। एक वेक्टर है, अगर आपने उसके दो कंपोनेंट्स बनाए और ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तब हम ये कहेंगे कि ये दोनों कंपोनेंट्स जो हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। हम एक वेक्टर कंसीडर करते हैं, एक वेक्टर ए वेक्टर है। ये OR वेक्टर जो है ये किसके इक्वल है, ए वेक्टर के इक्वल है। हमने यहाँ पर दो एक्सिस कंसीडर करी हैं, एक एक्स एक्सिस कंसीडर करी है जो OX के अलोंग है, वाई एक्सिस कंसीडर करी है जो OY के अलोंग है। ये दोनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। हम जो दो कंपोनेंट वेक्टर्स निकालेंगे उनमें से एक एक्स एक्सिस के अलोंग होगा और एक वाई एक्सिस के अलोंग होगा, तब हमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मिलेंगे। अब इस R पॉइंट से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया RP जो परपेंडिकुलर है ये एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर है। इससे हमें एक OP वेक्टर मिला। ये जो OP वेक्टर है ये कंपोनेंट वेक्टर है A वेक्टर का x डायरेक्शन में, इसीलिए इस OP वेक्टर को मैं क्या कहूँगी, AX वेक्टर कहूँगी। फिर हमने क्या किया, इस R पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया y एक्सिस पर, R पॉइंट से y एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। RQ एक परपेंडिकुलर है, इससे हमें एक OQ वेक्टर मिला। ये OQ दूसरा कंपोनेंट वेक्टर है इन y डायरेक्शन, इसीलिए हमने इसका नाम क्या रखा, AY वेक्टर। AX वेक्टर क्या है, AX वेक्टर इज़ द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A इन x डायरेक्शन। AY वेक्टर इज़ द कंपोनेंट वेक्टर ऑफ A वेक्टर इन y डायरेक्शन। अब हम ट्रेंगल लेते हैं ORP। इस ट्रेंगल ORP के अंदर हम ट्रेंगल लो लगाते हैं। अगर हम इसमें ट्रेंगल लो लगाएंगे तो हम लिख सकते हैं OR वेक्टर इज इक्वल टू OP वेक्टर प्लस PR वेक्टर। OR वेक्टर को कितना लिखूं, A वेक्टर। OP वेक्टर को कितना लिखूं, AX वेक्टर। PR वेक्टर को कितना लिखूं, AY वेक्टर। A वेक्टर जो है ये किसके इक्वल आ गया, AX वेक्टर प्लस AY वेक्टर के। A वेक्टर को रिजोल्व कर दिया दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। ये दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वेक्टर्स हैं, AX वेक्टर एंड AY वेक्टर। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, हम AX वेक्टर जो है उसको लिख सकते हैं AXI कैप, AY वेक्टर को लिख सकते हैं AYJ कैप। कैसे लिखा, ये किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर से। ये AX वेक्टर है, ये किसके इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ AX इनटू यूनिट वेक्टर। एक्स एक्सिस के अलोंग है ये वेक्टर, इसीलिए यहाँ पर मैंने यूनिट वेक्टर कौन सा लिया है, आई कैप। AY वेक्टर जो है ये किसके इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड AY इनटू यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होगा, J कैप। वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर कौन सा होता है, J कैप। ये बात आपको याद भी रखनी है कि एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर आई कैप होता है और वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर जे कैप होता है। अब हम AX वेक्टर और AY वेक्टर इन दोनों की वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट करते हैं। ऐसा करने पर हमारे पास आ जाएगा A वेक्टर इज इक्वल टू AX आई कैप प्लस AY जे कैप। अब AX जो है मैग्नीट्यूड ये किसके इक्वल है, OP के इक्वल है। OP किसके इक्वल है, AX के इक्वल है। OQ किसके इक्वल है, AY के इक्वल है। OQ AY के इक्वल है और PR जो है वो भी AY के इक्वल है। OP AX के इक्वल है, QR जो है वो भी AX के इक्वल है। अब हम ट्रेंगल लेते हैं ORP। इस ट्रेंगल ORP के अंदर हम कोस थीटा भी देखेंगे और साइन थीटा भी देखेंगे। ट्रेंगल ORP में कोस थीटा किसके इक्वल होगा, कोस थीटा होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो कोस थीटा इक्वल हो जाएगा OP डिवाइडेड बाय OR। क्या लिखेंगे आगे, OP इज इक्वल टू OR कोस थीटा। OP को मैं किसके इक्वल लिख दूँ, AX के। OR को किसके इक्वल लिख दूँ,
ए के, तो ए एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, ए कोस थीटा। ए एक्स किसके इक्वल आ चुका है, ए कोस थीटा के इक्वल आ चुका है। अब साइन थीटा देखते हैं। साइन थीटा किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। मींस साइन थीटा किसके इक्वल होगा, पी आर डिवाइडेड बाय ओ आर के। पी आर किसके इक्वल हो जाएगा, ओ आर साइन थीटा। पी आर को कितना लिखा जाएगा, ए वाई। ओ आर को कितना लिखा जाएगा, ए। तो ए वाई किसके इक्वल हो जाएगा, ए साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा। अब कोई ए वेक्टर था आपके पास, इस ए वेक्टर के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बन चुके हैं। ये दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कौन से हैं, ए एक्स वेक्टर है और ए वाई वेक्टर है। ए एक्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल होगा ए कोस थीटा के, और ए वाई का मैग्नीट्यूड होगा ए साइन थीटा के इक्वल होगा। इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, थीटा के साथ वाला जो कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, वो होता है ए कोस थीटा। दूर वाला जो कंपोनेंट होता है उसे हम क्या लिखते हैं, ए साइन थीटा लिखते हैं। मान लीजिए अब मैं ये करूं कि ये थीटा नहीं है, थीटा ये है। अब क्या होगा, अब ये कंपोनेंट जो होगा, इस कंपोनेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा ए कोस थीटा, इस कंपोनेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा ए साइन थीटा। थीटा के साथ वाला जो कंपोनेंट होता है उसका मैग्नीट्यूड होगा ए कोस थीटा। थीटा से दूर वाला जो कंपोनेंट होता है उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, ए साइन थीटा। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। ओ आर स्क्वायर जो होगा वो किसके इक्वल होगा, ओ पी स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर के। ओ आर को मैं कितना लिखूँ, ए स्क्वायर लिखूँगी। ओ पी स्क्वायर को कितना लिखूँ, ए एक्स स्क्वायर। पी आर स्क्वायर को कितना लिखूँगी, ए वाई स्क्वायर। ए किसके इक्वल आ जाएगा, रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। जो ए वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो किसके इक्वल होगा, रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर के। डायरेक्शन क्या होगी इस ए वेक्टर की, थीटा निकालते हैं। टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है, पी आर डिवाइडेड बाई ओ पी। टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, पी आर डिवाइडेड बाई ओ पी। पी आर किसके इक्वल है, ए वाई के। ओ पी किसके इक्वल है, ए एक्स के। टेंजेंट थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, ए वाई डिवाइडेड बाई ए एक्स। अब ये जो कुछ फॉर्मूले हैं ये आपको याद रखने हैं। आपको याद रखना है कि ए एक्स ए कोस थीटा के इक्वल होता है, ए वाई ए साइन थीटा के इक्वल होता है। वेक्टर ए जो है उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाल सकते हैं, रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर से। टेंजेंट थीटा निकालना है आपको, थीटा की वैल्यू चाहिए तो वो कैसे निकाल सकते हो, ए वाई डिवाइडेड बाई ए एक्स से।